क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारे सामाजिक विज्ञान के 2, 3 व 4 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके 2, 3 व 4 नंबर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं कि करके आपके सभी 2, 3 व 4 नंबर के प्रश्न एंड आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वीडियोस मिल जाएंगे ना, जिसमें आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी एंड आपको अब रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा क्या होती है, तो इस चीज से याद रखना कोई भी ऐसी वस्तु है ना पर्यावरण में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु वातावरण में जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है ना, तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे साधन जिनको तकनीक की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सके, ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं, है ना। तो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कोई भी हो सकता है, जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गई, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना। तो स्कूल बैग, टिफिन वगैरह ना सारी चीजें क्या होती हैं, संसाधन होती हैं जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखो संसाधन के प्रकार भी याद रखना। मेनली संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव निर्मित संसाधन और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। तो इस चीज को भी याद रखना है, इनको भी आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। देखो ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है एंड 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। कहता है कि तेज चलती हुई हवाएं और भारी बारिश के कारण मृदा या मिट्टी की छाए या अपरदन, है ना, जिससे मृदा उड़ करके अवांछित स्थानों पर पहुंच जाती है, यही मृदा अपरदन कहलाता है। क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है एंड वही अगर तेज हवा बारिश हवा चले, है ना, तो क्या होता है वो वहां से अवांछित स्थानों पर चली जाती है और मृदा का क्षरण या कहीं अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय किए, है ना, इस अपरदन से बचाने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे मृदा संरक्षण के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय रहे, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से भी आया कि मृदा अपरदन के बचाव के उपाय लिखिए या फिर मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए, है ना। तो यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है, बचाव याद रखना उसमें। नेक्स्ट आपका आंसर में कहता है कि ढलान वाले क्षेत्रों में घास और पेड़ लगाएं, इससे मृदा संरक्षण किया जा सकता है। कार्बनिक खादों का इस्तेमाल किया जाए और कृषि भूमि को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। कहता है कि काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। काली मिट्टी की विशेषताएं, तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो मेनली चूना, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटास याद रखिए, ये क्या है, मिट्टी में पाए जाते हैं ना। मैग्नीशियम आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट रहेगा कि यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें कई तरह की फसलों की खेती की जा सकती है। जैसे काली मिट्टी में कहें कि कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। काली मिट्टी हमारे भारत में महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही अधिक मात्रा में एंड बहुत अच्छी जो है उपजाऊ मिट्टी के रूप में वहां पे पाई जाती है ना, इस चीज को याद रखना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कहता है कि लेटराइट मिट्टी की विशेषता है ना, लाल तरह की मिट्टी जो होती है ना, लाल भूरे रंग की, जंग टाइप के कलर की। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाल मिट्टी का रंग गहरे लाल भूरे से लेकर के जंग लगे लाल और बैगनी तक होता है ना, लाल टाइप की मिट्टी होती है। यह आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण जंग लगे लाल रंग की होती है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब गर्म क्षेत्रों में अधिकतर मिट्टी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन को समझा करके लिखिए। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब कि स्थानीय समुदायों में रहने वाले लोग अपने समुदाय स्थानीय मामलों को शासन और प्रशासन में सीधे भाग ले सकें और वो मतलब स्थानीय स्तर पर इतना शासन हो कि वो उन मुद्दों को निपटा सके, पता ना। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता को केंद्र सरकार से लेकर के स्थानीय स्तर की सरकारों या संस्थाओं तक बांटना। तो अपने यहाँ तो ये चीज है ना, तो ये रहेगा यहाँ पे, जैसे केंद्र है फिर राज्य है, यहाँ पे ऐसा होता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है ना। निजी यानी कि एक तरीके से प्राइवेट, है ना, और प्राइवेट मतलब कह लो कि कोई भी क्षेत्र हो गया उसको अगर निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वो उसके हाथ में उसका स्वामित्व चला जाता है और उसी के हाथ में उसका अधिकार, नियंत्रण, कंट्रोल वगैरह वही करता है, प्रबंधन करता है भाई, है ना। तो ये क्या एक तरीके से निजी क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों को पढ़ करके रखना। द्वितीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके तैयार माल बनाया जाता है। इस क्षेत्र में उद्यम तरह की वस्तु को दूसरी तरह में बदलते हैं। तो उद्योग क्षेत्र जो होते हैं, है ना, मतलब उद्योग कह लो जितने भी सारे उद्योग हैं वो सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, इस चीज को याद रखना। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, ये उद्योगों के अकॉर्डिंग होता है एंड द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रमुख उद्देश्य है। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के जरिए सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना। महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य रहने वाले समूहों के लिए समान मजदूरी और भागीदारी जो है सुनिश्चित करना। ये कंप्लीट कर लीजिएगा 3.7। नेक्स्ट कहता है कि खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। तो खुली बेरोजगारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और उसके पास योग्यता भी है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो एक खुली बेरोजगारी क्या है, लाती है। नेक्स्ट आ जाता है यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। आंसर कहता है कि कल्पनादर्श या यूटोपिया। देखो हिंदी में इसको याद रखो तो आंसर इसका याद हो जाएगा, कल्पनादर्श, कल्पना की जाती है किसी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना इसमें की जाती है कल्पनादर्श में, जिससे वास्तविक रूप देना लगभग संभव। यूटोपिया शब्द ग्रीक भाषा से बना, ग्रीक भाषा का मूल शब्द है ना, और इसका मतलब या तो कोई जगह नहीं या फिर अच्छी जगह या कहें कि बहुत अच्छी जगह है ना। तो एक तरीके की ये काल्पनिक धारणा है कि जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे समाज की, आदर्श समाज की जो है कल्पना इसमें करी जाती है जो संभव नहीं, असंभव है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। आंसर है रूढ़िवादी लोग पारंपरिक संस्थाओं जैसे चर्च, विरासत भवन और कई अन्य संस्थाओं को बचाना चाहते थे। तो इन सारी जो है संस्थाओं को बचाने के पक्ष में थे और ये कह सकते हैं। देखो आपके जो कह लो कि प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, प्री बोर्ड के क्वेश्चन हो गए हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा के, वो सारे क्वेश्चन आपको अगर इस वीडियो में नहीं मिले तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको वीडियो जरूर से देख लेना है, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से वीडियो डालूंगा एंड वन शॉट, उसमें सारा कुछ होगा एंड उसमें हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपकी हाफ ईयरली हो गए है ना, आपकी टर्मिनल हो गए, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड हो गए, इनके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो उन्हें करके ही जाना है आपको। वो करवाऊंगा मैं अलग से। बाल्कन क्षेत्र में आने वाले 2 प्रमुख राज्य कौन थे, अल्बानिया और बुल्गारिया, ये 2 प्रमुख राज्य थे बाल्कन क्षेत्र के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है उदारवाद का अर्थ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवाद। उसके जनक कौन है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, आंसर याद रखना। उदारवाद, लिबरलिज्म क्या कहलाता है, यह वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जाता है, इसके जनक जॉन लॉक कहे गए। नेक्स्ट आपका बहिष्कार है ना, त्यागना किसी चीज को। बहिष्कार आमतौर पर नैतिक
सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारणों के लिए विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था भी हो सकती है, या देश के उपयोग से स्वैच्छिक और जानबूझकर रोकथाम का कार्य है। किसी चीज का बहिष्कार करना, ये क्या है? एक तरीके से उस चीज को त्यागना है ना, उसका विरोध करना की अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? दो कारण बताइए। आंसर रहेगा आपके सामने। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक ये बड़ा कारण था कि उन्होंने विरोध किया, क्योंकि कोई भी कानून बनेगा उसमें अगर भारतीयों का कोई भी भारतीय नहीं है तो ये तो हम पता नहीं चलेगा कुछ, है ना, होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने विरोध किया। एक कारण हो गया, इससे भारतीयों के आत्मसम्मान का जानबूझकर अपमान जो है माना गया, मतलब उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो एक तरीके से अपमान माना गया। नेक्स्ट कहता है कि दबाव समूह क्या है? तो दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता का विरोध करता है तो उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसे क्या कहता है? उसे दबाव समूह कहते हैं। ये आंसर याद रखना। नेक्स्ट है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां किसी एक व्यक्ति या पार्टी के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। निरंकुश शासन के फैसले किसी बाहरी कानूनी प्रतिबंध या लोकप्रिय नियंत्रण से नहीं बंधे होते, है ना। तो मतलब इसमें कोई कानून वगैरह नहीं होता है। ये किसी एक मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई पार्टी हो गया, है ना। मतलब एक तरीके से ये ऐसा शासन कह सकते हैं जिसमें वो कह लो कि अभी क्या वर्ड एक यूज किया जा रहा था, तो वही कह सकते हैं। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास क्या है ना? डिक्टेटरशिप